नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर सत्ता की समूची ताकत आपकी मुट्ठी में कैद हो जाए और आप उसे इस्तेमाल करने में, बेजा इस्तेमाल करने में आपको जरा भी शर्म ना आए, तो फिर आप किसी का मकान छीन कर किसी को दे सकते, किसी की दुकान छीन कर किसी को दे सकते, किसी की पार्टी छीन कर किसी को सौंप सकते। और महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही हुआ। ठाकरे की पार्टी ठाकरे से छीनकर उन्हीं के कारिंदे को दे दी गई। लेकिन मोदी जी इस पूरे रणनीति में, इस पूरे प्रयोग में जिस शख्स को सड़क पर लाना चाहते थे, सबक सिखाना चाहते थे, वही आदमी सड़क पर आकर आज महाराष्ट्र का किंग बन गया है। और हकीकत यह है कि अगर बीजेपी किसी भी राज्य में सबसे कमजोर विकेट पर खेल रही है तो वो महाराष्ट्र है। सवाल इस बात का है कि क्या महाराष्ट्र अब मोदी जी की गले की हड्डी बनने जा रहा है? क्या महाराष्ट्र मोदी के हाथ से निकल रहा है? और अगर महाराष्ट्र निकला तो क्या 2024 में मोदी के हाथ से गद्दी भी निकल सकती है? दोस्तों, आज बहुत ही बेखौफ खुलासा हम आपके सामने करने जा रहे हैं और वो बताने जा रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र मोदी जी के लिए और अमित शाह के लिए या गुजरात लॉबी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है। आप यूं कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो साल भर का सफर है 2024 का, ये मोदी जी की सबसे मुश्किल रहा है, कांटों भरी रहा है। दरअसल ये कहानी जो है 2014 से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि मोदी और अमित शाह चाहते थे कि उद्धव ठाकरे को किनारे करके, शिवसेना को नेस्ता नाबूद करके बीजेपी ही महाराष्ट्र में एक पार्टी रहे, हिंदुत्व विचारधारा वाली। लेकिन यहीं पर बार बार जो भी पासा चला उल्टा पड़ा है। हकीकत तो यह है कि मोदी जी ने पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी, पार्टी तोड़ने के बाद सरकार गिरा दी, सरकार गिराने के बाद कोशिश करी कि उद्धव ठाकरे को सेना भवन से बेदखल किया जाए, और फिर एक नए पैतरे में इलेक्शन कमीशन ने उद्धव ठाकरे से, जी हाँ उद्धव ठाकरे से, शिवसेना का सिंबल छीन लिया, धनुष बाण छीन लिया, और अब शिवसेना के जितने दफ्तर हैं महाराष्ट्र में उस पर कब्जा जमाना चाहते हैं एकनाथ शिंदे, जिनके पीठ पर मोदी जी का हाथ है, जिनको अमित शाह और मोदी ने मुख्यमंत्री बनाया है। सवाल इस बात का है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो किंग उभर के सामने आया वो वही था जिसको रंग बनाना चाहते थे, यानी जिसको रंग बनाने की कोशिश और साजिशें हो रही थी, वही रंग फिर से राजा बन गया। और ये मामला ऐसा है, मुझे लगता है कि जो आने वाली 12-13 महीने की जो राजनीति है, हिंदुस्तान की जो सियासत है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट करने जा रही है। और आज टाइगर और मेरे साथ अनुराग चतुर्वेदी होंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ऑपरेशन महाराष्ट्र जो दिल्ली दरबार से शुरू किया गया है उसको मैं पूरी तरह से डिकोड करके आपके सामने रखूं, दूध का दूध और पानी का पानी करूं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि बहुत से सवाल जिसका जवाब आपको चाहिए, देश की जनता को चाहिए, महाराष्ट्र की जनता को चाहिए, उन सवालों के जवाब आज हम लेके आ रहे हैं बेखौफ होकर। टाइगर, ये जो क्राइसिस है कि अब संकट जो आ रहा है धीरे धीरे वो ये आ रहा है कि भाई ये सेना भवन बचेगा कि नहीं बचेगा। एक ऐसी शिवसेना जहां से ठाकरे को बाहर कर दिया गया है, एक ऐसी शिवसेना जिसने कभी सोचा नहीं होगा कि एक दौर ये होगा कि शिवसेना माइनस ठाकरे होगी। ये महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ जा रही? क्या ये अदावत है, पुरानी अदावत है मोदी और उद्धव ठाकरे की, और मोदी का तरीका है सियासत करने का कि सियासत ऐसे होती है, मेरी शर्तों पे रहेगी, और मुझसे अगर नाराज होगे, मुझसे अगर आंख मिलाओगे तो शिवसेना भी छीन लूंगा। ये राजनीति किस तरह की है और देश किस तरफ बढ़ रहा है, महाराष्ट्र किस तरफ बढ़ रहा है? देखिए दीपक जी, महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए क्राइसिस ये है कि एक हिंदूवादी संगठन ऑलरेडी वहां पे थी, और बाल ठाकरे की भाषा में कहो तो बीजेपी का हिंदुत्व हाफ चड्डी का था, उनका फुल पैंट का था। वो ज्यादा कड़वे हिंदुत्व थे।
हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पे राजनीति करनी चाहिए, ये सजेशन भी बीजेपी को शिवसेना से ही आया था, बाल ठाकरे जी से। जो मुंबई के एक बाई इलेक्शन में उन्होंने ये प्रयोग किया था, उसके बाद हिमाचल में जो नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी, उसमें बाकायदा यह प्रस्ताव सामने रखा था प्रमोद महाजन जी ने। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी आए, तब उन्होंने एक बात तय कर ली कि अब उनको सिर्फ बीजेपी चाहिए, जैसे कि नड्डा साहब बोल चुके हैं कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना है। महाराष्ट्र में यदि आपको लगातार अपनी सत्ता अपने पूर्ण रूप से अपने कब्जे में चाहिए, तो आपको शिवसेना को समाप्त करना होगा। और शिवसेना को समाप्त करने का तरीका एक ही है, जब आप शिवसेना तोड़ोगे और एक शिवसेना आप अपने साथ रखोगे जो आपके इशारों पे नाचेगी। और वही महाराष्ट्र में करने का प्रयास किया। लेकिन यह सोच नरेंद्र मोदी जी का हो सकता है, यह सोच अमित शाह का हो सकता है, यह सोच जेपी नड्डा का हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ऐसी सोचती क्या, यह बहुत अहम सवाल। जो शिवसेना इनके साथ है, ये भले ही उसको शिवसेना कहें, और इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय दिया वो कोई अनपेक्षित निर्णय नहीं था। यही अपेक्षा थी इलेक्शन कमीशन की, वर्तमान इलेक्शन कमीशन से, कि यही निर्णय आएगा। ऐसे में जब ये मामला फंस गया था, तो उद्धव ठाकरे ने बहुत पहले शिवसेना भवन में जो मीटिंग्स ली थी ऑफिस बेरर पे, उन्होंने इस बात को बोला था कि हमें नए सिंबल के लिए भी तैयार रहना होगा। वही शरद पवार आज लगातार उन्होंने जो नसीहत दी, उन्होंने कहा कांग्रेस के पास तो दो बार सिंबल चला गया। कांग्रेस का बैल जोड़ी था, उसके बाद गाय बछड़ा था, फिर भी कांग्रेस ने यदि अपना वजूद है लोगों के बीच में, तो आप आ सकते हैं। अब सवाल जो पड़ा है कि यह मामला दो जगह फंसा है। इलेक्शन कमीशन ने तो निर्णय दे दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यदि शिवसेना के पक्ष में आता है, तो बहुत सारी चीजें फिर इलेक्शन कमीशन के निर्णय को भी क्या पुनर्विचार करने की जरूरत होगी। ये पूरा रायता फैल जाएगा। अब सवाल यह है कि शिवसेना यदि उनकी हो गई, एकनाथ शिंदे की, सिंबल उनके पास हो गया, अब ये नाम और सिंबल तक सीमित नहीं है। शिवसेना के कार्यालय हैं 3-4 जगह पे बड़े। शिवसेना के पास कुछ फिक्स डिपॉजिट रखा हुआ है बैंकों में, 300-350 करोड़ रुपए का। उस पर कब्जा किसका होगा? उसके बाद जो लोग उद्धव ठाकरे के साथ है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? क्या इस शिवसेना की व्हिप उन पर लागू होगी? ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूशनल मसले अब सामने आएंगे, और ये यहां तक नहीं रुकेगा। जैसा कि संजय राउत ने ऑलरेडी कोकण में अभी दौरे पे है, वहीं से उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि शिवसेना की कोई भी प्रॉपर्टी को हाथ लगाने के पहले उन्हें लाखों शिवसैनिकों का सामना करना होगा। नहीं, उन्होंने एक चीज और अभी कही, उन्होंने एक चीज और कही टाइगर, उन्होंने संजय राउत ने कहा है कि ये जो धनुष और बाण है, ये रावण नहीं चला पाएगा, ये बोला। मैंने वही तो, ये तो कल से हम कह रहे हैं कि धनुष बाण काम नहीं करता जब तक आपके पास अर्जुन ना हो चलाने वाला, तब तक आपके पास कुछ नहीं होता। तो आप क्या कह रहे हैं कि शिंदे अर्जुन नहीं है? शिंदे कहां से अर्जुन हो गए? शिंदे तो भगोड़े हैं। यदि शिंदे अर्जुन होते तो मुंबई में रह के डट के मुकाबला करते। फिर सूरत से गुवाहाटी तक पहाड़ों के और होटल के और दरियाओं के और पेड़ों के दर्शन करने की जरूरत नहीं थी। फिर अलग अलग राज्यों से भागते हुए जाने की जरूरत नहीं थी। वहां से पुलिस प्रोटेक्शन में आके शपथ लेने की जरूरत नहीं थी। 206 जो 106 जो एमएलएज है बीजेपी के, उनकी बैसाखी की जरूरत नहीं थी। क्या वो मुख्यमंत्री ताकतवर हो सकता है? उस मुख्यमंत्री को आप अर्जुन कह सकते हैं? अर्जुन ने जब वो अज्ञातवास में थे और जब कुरु वंश की तरफ से हमला हुआ था, जहां वो अज्ञातवास काट रहे थे, वहां अकेले अर्जुन ने भीष्म से लेकर तमाम लोगों का पराजय करके गोधन को वापस लाया था। वो बहुत पुरानी कहानी है। नई कहानी के रूप में नई कहानी क्या है? नई कहानी में अर्जुन होते तो लड़ते, भाग के नहीं जाते। तो ये अर्जुन इनको कौन कह रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस स्वयं अर्जुन कहने के लायक भी है क्या? उनका क्रेडिबिलिटी क्या है? तो वर्तमान में अभी ये घमासान तो हो गया है।
मात्र नाम साथ में होने से और धनुष्यबाण साथ में होने से आप चुनाव जीत लोगे, ये बहुत दूर की कौड़ी है। जितना जी जितना शिवसेना को मार्जिनलाइज करते जाओगे, उतना उतना उद्धव ठाकरे स्ट्रांग होते जाएंगे। ये जी। कम से कम मेरा आकलन है, क्योंकि अनुराग जी वहां बैठे तो अनुराग जी और ज्यादा अच्छी तरह से नहीं, मैं आ बता रहा हूं, मैं सकते आ हैं। रहा हूं, फिर एक टाइगर और आपको। एक अंतिम बात यह है कि जैसे जैसे बीजेपी शिवसेना को खत्म करने का प्रयास करेगी महाराष्ट्र में, उतनी उतनी बीजेपी मार्जिनलाइज होती जा रही है लोगों के मन में, मतदाताओं के मन में। यदि बीजेपी को यह लगता है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना वाकई शिवसेना है, तो फिर उस शेर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव का सामना करने में डर लगना नहीं चाहिए। जी। डरता सियार है, डरती लोमड़ी है, शेर नहीं डरता। नहीं, नहीं आप क्या तो कहना चाह रहे हैं? मैं अनुराग जी, एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। शिवसेना जब बाला साहब ठाकरे आते थे तो पीछे एक शेर की खाल हम देखते थे, एक शेर बाघ की खाल देखते थे, और बाघ ही उनका एक सिंबल था, बाघ, शेर, टाइगर। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि शिंदे टाइगर के लायक नहीं है क्या? टाइगर नहीं शिंदे? मनगढ़ साहब, आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, मुझे कहां से टाइगर हो जाएगी सर? टाइगर सिर्फ बोलने से नहीं होता। आप मुझे टाइगर कहते हैं तो इसलिए मैं टाइगर नहीं बन जाऊंगा। टाइगर में वो क्वालिटीज होनी चाहिए जिसे लोग माने कि ये टाइगर है। भगोड़ा टाइगर नहीं हो सकता, पीठ में छुरा घोंपने वाला टाइगर नहीं हो सकता, सामने सामना करने वाला टाइगर हो सकता है। यदि ये कहते हैं कि उद्धव ठाकरे ने गद्दारी की है हिंदुत्व से, तो उन बाल ठाकरे को क्या कहोगे कि जिन्होंने एक दिन एक चुनाव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मुस्लिम लीग के साथ मिलकर लड़ा था? उस बाल ठाकरे को आप क्या कहोगे? गद्दार कहोगे? उद्धव ठाकरे के हाथ में शिवसेना बाल ठाकरे जीवित होते तब शौक पे चली गई थी। उसी ठाणे में आखिरी सभा में जब बाला साहब गए थे, तो उन्होंने वहां स्टेज पे नतमस्तक होकर साष्टांग दंडवत करके कहा था कि मैं उद्धव को तुम्हारे हाथ में सौंपने जा रहा हूं। जिनके हाथ में उद्धव को सौंपा था वही उद्धव का गला घोटने लगे, तो फिर शेर कहां से हो गए? सवाल ये है। जी। गंभीर एक राजनीतिक स्थिति है जहां पर एक पार्टी को जिस तरह से छीना गया, एक पार्टी से सिंबल छीन लिया गया, एक पार्टी से उसके सांसद छीन लिए गए, विधायक छीन लिए गए, बीच में ईडी और सीबीआई आ गई, ये सारा कुछ हुआ। आज की जो स्थिति है, इस वक्त की जो स्थिति है, आपको क्या लगता है कि ये बाला साहब ठाकरे के साथ छल है, उनकी आत्मा के साथ छल है, ये मराठी मानुस के साथ छल है, ये शिवसेना ओरिजिनल के साथ छल है? मुझे लगता है ये छल ही किया गया है। इसमें शिंदे की ताकत का तो मैं कोई कहीं दूर दूर तक कोई देखता नहीं हूँ कि शिंदे ताकतवर हो रहे थे। लेकिन मैं आपको इस कल की घटना के बाद में जो मुझे लग रहा है वो आकलन आपको बताना चाहूंगा, विशेषकर अशोक भाई को जो कि एक राजनीतिक दूरदृष्टि रखते हैं आप ही की तरह। तो दीपक भाई, मुझे ऐसा लगता है कि अब महाराष्ट्र में बीएमसी के और विधानसभा के चुनाव मई तक हो जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो सारी घटनाक्रम है ये शिंदे को मैदान में लाने की, शिंदे की असलियत क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी अब उसकी परीक्षा लेगी। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट में डिफेक्शन का जो मामला चल रहा है, जो शिवसेना के विधायकों ने डिफेक्शन किया था, और कल मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने खास करके 7 बेंच की संवैधानिक पीठ बनाने से मना कर दिया और 5 जजों की पीठ ही अब इसका निर्णय लेगी। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि यदि शिवसेना के वे विधायक जिन्होंने दल बदल किया है वे अयोग्य घोषित हो जाते हैं, जिसकी संभावना बहस में ज्यादा लग रही है, तो ऐसी स्थिति में शिवसेना के सामने चुनाव, शिवसेना शिंदे गुट के सामने और भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव में जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। शरद पवार ने भी जो उद्धव ठाकरे को कल रात में सलाह इसीलिए दी कि वो अदालतों के चक्कर न काटे, बल्कि अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपने कार्यकर्ताओं को एक इकट्ठा रखें, उनको जोड़े रखें। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताऊं
कि शिंदे गुट के जो ज्यादातर नेता है वो कल बड़ा रंज कर रहे थे, अफसोस जता रहे थे कि हमारी पार्टी के लोग जैसे जैसे थोड़ी पार्टी की राजनीतिक स्थिति नॉर्मलाइज होती है वो ऐसा कदम उठाते हैं कि उद्धव ठाकरे को फिर से सहानुभूति मिलने लगती है। तो ये कल की जो घटना हुई है उससे उद्धव ठाकरे को ट्रिमेंडस बहुत जबरदस्त सहानुभूति मुंबई में, और अगर मुंबई में मिलती है तो मैं मानता हूं पूरे महाराष्ट्र में भी वो सहानुभूति मिलती है। तो वो अब भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट ये देखेगी कि ये सहानुभूति अगर लंबी चल गई और लोकसभा तक चल गई तो उनको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वो शायद इस नाराजगी को आधा करने के लिए विधानसभा के चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में चले जाएंगे और उद्धव ठाकरे जो है वो अब मुझे नहीं लगता कि शिवसेना भवन पे कोई कब्जा करेगा या एफडी पे कब्जा करेगा, क्योंकि उनके पास में बहुत जमीन है, बहुत संपत्ति है। शिंदे गुट जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी निम्न स्तर पे उतर आई, जिसकी मुझे लगता है कि संभावना कम है, तो ऐसी स्थिति में एक वॉर बच जाएगा, एक हिंसक वॉर बच जाएगा। लेकिन मेरे ये आभास होता है कि चुनाव की आहट मैं सुन रहा हूँ, इन गर्मियों में चुनाव हो जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं। दीपक जी, विधानसभा टाइगर, क्या विधानसभा का चुनाव हो सकता है? क्या बीजेपी इस तरह की प्लानिंग कर रही है? टेस्टिंग द वाटर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। नहीं, मैं अनुराग जी को बिल्कुल अनुराग जी के साथ हूँ इस मामले में। मुझे लगता है, क्योंकि क्या है, जो आला कमान यहाँ बैठा हुआ है, जो आला नेता है बीजेपी के, अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनको राज्य सरकारों से कोई लेना देना नहीं दीपक भाई। इनको लोकसभा की सीटों से बहुत ज्यादा आतंकित है और लगातार घटते हुए जो 60-70 का गैप जो बार बार उनके भी सर्वे बताते हैं, इंटरनल सर्वे हम भी घूम रहे हैं, हमको भी दिखाई देता है, ये 60-70 का गैप में महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। यदि कहीं और से आप नुकसान भरपाई नहीं कर सकते तो नुकसान कम करके भी आप फायदे में रह सकते हैं। तो वो नुकसान भरपाई आपको कहीं दूसरे राज्य से नहीं होगी। तो जो महाराष्ट्र का नुकसान हो रहा है आपको 20, 25, 30 सीटों का, मतलब जो सॉफ्ट भगवे में जो सी वोटर है वो भी जब 13 सीटें दे रहा है तो आप समझ लो कि सिंगल डिजिट में ही नंबर है। अभी आपके पास 40 के आसपास विधान लोकसभा है यदि शिंदे गुट और सब मिलकर देखा तो। यदि इनमें से ये 40 में से यदि आपको कल 8-10 ही सीटें मिल जाती है तो 8 मिल जाती है, 6 मिल जाती है, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए लोकसभा लेने के लिए पहले आपको जो गुस्सा है लोगों का बीजेपी के खिलाफ, वो आपको विधानसभा में उतारने का उनको मौका देना चाहिए। टाइगर, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा टोकूंगा। मैं ना सुप्रीम कोर्ट के विषय में जा रहा हूँ, ना मैं विधानसभा की गणित में जा रहा हूँ, ना मैं शिंदे, ना मैं उद्धव ठाकरे, ना धनुष बाण, ना सिंबल, इन सब को किनारे रख के मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप महाराष्ट्र की मिट्टी से उठे हैं, आबो हवा को समझते हैं, पल्स को समझते हैं टाइगर, आप महाराष्ट्र की, और आपने बरसों बरस महाराष्ट्र की सियासत को कवर किया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो जितना भी कांड हुआ कि पहले उद्धव ठाकरे को इधर से जो है चिकोटी काटी गई, फिर इधर से काटी गई, फिर उनको इधर परेशान किया, फिर उनको, मतलब लगातार एक हैरेसमेंट उद्धव ठाकरे का, दिल्ली दरबार ने लगातार फुल व्यू ऑफ पब्लिक, जैसे आप किसी के घर में जाएं, पहले दरवाजा तोड़ लें, फिर खिड़की तोड़ लें, फिर छत गिरा दें, फिर दीवार गिरा दें, फिर रजिस्ट्री ले लें, किसी के नाम करा दें, फिर खेतों पे कब्जा कर लें, फिर उस आदमी की बदनामी करें। ये जो एक टॉर्चर हो रहा था लगातार, इसका असर मराठी मानुस पे किया है। वो जो छत्रपति शिवाजी वाला जो मराठे आए, वो क्या सोच रहा है जमीन पर, कस्बों में, गांव में, शहरों में, गलियों में, मुंबई में, ये बहुत सुनते आए छत्रपति छत्रपति छत्रपति। वो छत्रपति क्या सोच रहा है? सवाल अब ये शिवसेना का नहीं रहा है दीपक भाई, ये सवाल महाराष्ट्र की अस्मिता का रहा है। क्या औरंगजेब की 2 बार सूरत लूटी है मराठों ने, उसका बदला गुजराती मराठों को लूट के लेंगे? मराठी अस्मिता को पैर के नीचे रोंद के लेंगे? मराठी धरती पे आने वाले उद्योगों को गुजरात में ले जाके लेंगे? मराठी के मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को अपने इशारों पे नचवा के मराठी अस्मिता को फिर रौंदेंगे? सवाल ये है। सवाल अब बीजेपी और शिवसेना का नहीं है। सवाल है क्या मुंबई को एक बार फिर से
यूनियन टेरिटरी बनाने का प्लान है। सवाल है कि मुंबई के सारे उद्योग बाहर ले जाने का प्लान है। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री, कोई कहता है कि यूपी ले जाऊंगा, यूपी में इंडस्ट्री बनाऊंगा। मुंबई का डायमंड ट्रेड, मुंबई के कॉर्पोरेट ऑफिस शिफ्ट करवाने जा रहे हैं, गुजरात में हो रहे हैं। नया इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र से गुजरात में। तो ये क्यों हो रहा है महाराष्ट्र के साथ? सिर्फ इसलिए कि महाराष्ट्र की और गुजरात की पुरानी अदावत है, इसलिए कि मोरारजी देसाई जो नहीं कर पाए, यशवंतराव चौहान हिमालय जैसे खड़े हो गए। वो सह्याद्री पर्वत जिसने हिमालय पे जख्मी होने के ऊपर डिफेंस मिनिस्ट्री का पद संभालते हुए देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा था, वो छत्रपति शिवाजी महाराज जिसने इस हिंदुत्व को जिंदा रखा है, उस भूमि पे आप लगातार अत्याचार कर रहे हो, उनको रगड़ रहे हो, और हमारा बेशरम नेतृत्व वो सब सहन कर रहा है। तो महाराष्ट्र की जनता, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, अक्रॉस क्या द अटल पार्टी बिहारी लाइन, वाजपेयी होते, अटल बिहारी वाजपेयी होते, अडवाणी अगर इस वक्त होते, तो क्या वो शिवसेना को तहस नहस करते? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेट्समैन थे। अटल बिहारी वाजपेयी सबको साथ में लेके चलने की बात करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की कथनी और करनी में फर्क नहीं था। सबका साथ सबका विकास, तो वाकई सबका साथ और सबका विकास करते थे। सबका साथ लेकर दो लोगों का विकास नहीं करते थे। महाराष्ट्र में शिवसेना को एक अपना बड़ा भाई मान के महाराष्ट्र में हमेशा मुख्यमंत्री पद की जगह दी है। इन्हीं नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब अटल जी थोड़े से नाराज थे, तो यही शिवसेना बाला साहब, जो शिवसेना सम्राट बाला साहब ठाकरे, इन्होंने ही मोदी के लिए शब्द डाला था और उन्होंने बात सुनी थी। वो अपने मित्र दलों की बात सुनते थे। ये तो इतना बड़ा एहसान भूल गए मोदी जी सियासत में, एहसान या कुछ और मामला है, कुछ उद्धव मोदी वर्सेस जी, मोदी है? अरे मोदी जी जब अडवाणी जी को ही भूल गए, तो बाल ठाकरे तो बहुत दूर के रह गए। वो किसको याद रखते हैं? मोदी जी वो हमेशा सीढ़ी का उपयोग करके सीढ़ी तोड़ देते हैं ताकि कोई और सामने नहीं आ जाए, साथ नहीं आ जाए। लेकिन ये जनता समझ रही है। हिमाचल की जनता ने समझा, दिल्ली के कारपोरेशन में लोगों ने ये समझा, महाराष्ट्र में ये समझा था, मध्य प्रदेश में ये समझा, छत्तीसगढ़ में ये समझा, गोवा में ये समझा, सभी जगह लोग समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन फिर आप एजेंसियों के भरोसे आप फिर सरकार में आ जाते हैं, सरकार बना लेते हैं। यदि गुजराती अस्मिता पे आप 150 सीटें क्रॉस कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र की अस्मिता पे महाविकास आघाड़ी 200 सीटें क्रॉस क्यों नहीं कर सकती? सवाल यह है। अस्मिता सिर्फ गुजरात में ही है क्या? अस्मिता महाराष्ट्र में नहीं है। बंगाल की अस्मिता ने दिखा दिया कि दीदी को कितना भी बदनाम करो, दीदी पिछले से ज्यादा सीटें लेके आई। हिमाचल की जनता ने दिखा दिया कि हमें दिल्ली के निर्देशन नहीं चाहिए, दिल्ली के निर्देशन में काम करने वाली कठपुतलियां नहीं चाहिए, हमें हमारे जननेता चाहिए। तो खड़े कर दिए ना जी। तो प्रश्न ये है, इसीलिए महाराष्ट्र बहुत बहुत ज्यादा क्रोधित है और इसका ये समझ नहीं आ पा रहे हैं। ये उस क्रोध को कम करने के लिए जो जो चालें चल रहे हैं, उससे आग ही भड़क रही है। लेकिन साहब, गवर्नर तो बदल दिया मोदी जी ने। जो गवर्नर गुजराती और मराठी कर रहे थे, कोश्यारी साहब, और क्या चाह रहे हैं भाई? गवर्नर बदल दिया। गवर्नर नहीं बदला, कोश्यारी जी खुद गए। कोश्यारी जी ने और मोदी जी ने ये भी कह दिया कि भाई अब जो मैं इंडस्ट्री ले गया था, बोइंग को ले गया था, या फिर मैं फॉक्सकॉन जो है एप्पल को ले गया हूं, अब मैं दूसरी इंडस्ट्री दे दूंगा यहाँ पर आके, और मैं तो अब कोशिश करूंगा हर 15 दिन पे आऊं। मोदी जी तो ये कह रहे हैं हर 15 दिन पे आएंगे। बोइंग की फैक्ट्री ले जाते हो और खिलौने का विमान बनाने की फैक्ट्री हमको दे देते हो। इतने मूर्ख समझ रहे क्या महाराष्ट्र को? जिस महाराष्ट्र की मुंबई ने इतना टैक्स देता है, आज भी महाराष्ट्र का मुंबई इतना टैक्स देता है जीएसटी में। यदि जीएसटी में से मुंबई का टैक्स वापस करो तो आपका जीएसटी आधा रह जाएगा। आप किस मुंबई को ज्ञान सिखाने चले हो? सत्ता का मद इतना नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी राज्य की अस्मिता को नेस्तनाबूद करने का प्रयास करें। महाराष्ट्र को नपुंसक बनाने का प्रयास हो रहा है, नेस्तनाबूद करने का प्रयास हो रहा है। शिवसेना आएगी जाएगी, राजनीतिक दल आते जाते हैं, सत्ता में लोग आते जाते हैं। सवाल सत्ता में रहने का नहीं है, सवाल है उस राज्य को कितना पीछे ढकलोगे। आज महाराष्ट्र में ये जो दो प्रोजेक्ट गए हैं, उससे महाराष्ट्र का जीएसटी आने वाले 10 साल बाद कितना बढ़ता। एम्प्लॉयमेंट की भी बात छोड़िए, महाराष्ट्र की जनता अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लेगी, आत्मनिर्भरता पे चली जाएगी। लेकिन मेरे स्टेट का कितना, आपका गुजरात 5वें 6वें नंबर में है जीएसटी में। उसका क्या, उसको आगे लाने के लिए आप इंडस्ट्रीज लेके जा रहे हो। आप कितना लंबा प्लान करके जाओगे गुरुजी? क्या क्या करोगे आप जी? तो ये क्या महाराष्ट्र की जनता को समझ में नहीं आ रही है? जी, मैं टाइगर आपके शर्म पास आ रही है हमें।
हमारे ही महाराष्ट्र का इतिहास है दीपक भाई, महाराष्ट्र का इतिहास दोहरा रहा है। छत्रपति शिवाजी हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, इनको हमेशा तकलीफ हमारे यहाँ के गद्दारों ने दी है। सवाल अस्मिता के आक्रमण का है, और जब ये आक्रमण का जवाब देगा तो आज के समय लोकतंत्र में आक्रमण होते हैं और उसका जवाब मतदान से किया जाता है, और ये महाराष्ट्र की जनता करेगी। जी मैं आ रहा हूँ। अनुराग जी, बहुत सा इमोशनल बातें कर गए क्या कहते हैं टाइगर इस वक्त, और मैं चाहूँगा पानी पी के थोड़ा सा जो जो इमोशनल हुए हैं थोड़ा सा ये काम डाउन हो। मुझे बड़ा अजीब सा, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस प्रोग्राम को करने में, जब मैं गुजरात और मराठा ये सब देखता हूँ कि एक गुजरात भी हमारा उतना ही है ना, जितना मेरा महाराष्ट्र है। और वहाँ से हमको गुजरात से गांधी भी मिले हैं, अंबेडकर भी मिले हैं, और महाराष्ट्र से हमको शिवाजी भी मिले। ये जो मतलब जो सियासत टकराव की हो रही है, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ा दो, नॉर्थ को साउथ से लड़ा दो, ये किस तरह की राजनीति, भारत किस तरफ जा रहा है अनुराग जी? मुझे लगता है कि ये बहुत अंग्रेजी का शब्द है बाल्कनाइजेशन, या जैसे कोसोवो में हुआ था, युगोस्लाविया में हुआ था। तो जब धर्म की, भाषा की राजनीति, जो बिखराव की राजनीति होती है, ये कोई जुड़ाव की राजनीति नहीं होती, वो जब राजनीति के धरातल पे सक्रिय हो जाती है तो इसी तरीके की घटनाएं हमारे यहाँ पे माइक्रो लेवल पे, हम लोग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बात उतने विकासशील नहीं है, जबकि भारत के तुलना में देखें, और दोनों क्योंकि समुद्र के किनारे हैं, इसीलिए आप देखते होंगे कि यहाँ पे बंदरगाह है, समुद्र से ही वही शहर और वही संस्कृतियां जो है वो आगे बढ़ती हैं जो कि समुद्र के पास होती है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा का सारा है उसका एक गुजराती व्यावसायिककरण हो गया है। अनुराग जी, मैं यहाँ पर एक दूसरा सवाल आ रहा हूँ, दर्शकों को जो महाराष्ट्र के बाहर हैं वो भी समझें, महाराष्ट्र के लोग भी समझें। भाई जाहिर तौर पे मोदी जी ने जिस वक्त शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश की होगी, उनको लगता होगा कि भाई बीजेपी एक बड़ा भाई है, बड़े भाई का ज्यादा हक है, हमको प्रचंड बहुमत मिल रहा है, तो हम शिवसेना के साथ क्यों जाएं, जैसे पंजाब में हम अकाली दल के साथ क्यों जाएं। तो आदमी अपने को असेस करता है, और जब मोदी जी ने अपने को असेस किया तो उनको लगा कि वो ज्यादा ताकतवर हैं, तो उनके दिमाग में यही रहा होगा कि भाई शिवसेना को अगर हम किनारे कर दें और बीजेपी शिवसेना को रिप्लेस करे महाराष्ट्र में, तो हमें ज्यादा सीटें लोकसभा में मिल सकती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो मकसद था मोदी जी का, ये बूमरैंग कर गया है, इसका अब उल्टा परिणाम होने जा रहा है? क्या आपको लगता है कि बजाय बीजेपी मजबूत होने के, शिवसेना को तोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं? ऐसा आपको फीलिंग बॉम्बे में मिल रही है? भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की पार्टी की एक और रणनीति, जिसको अशोक भाई ध्यान से सुनेंगे तो हमें और अच्छा इनपुट मिलेगा, वो ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अब विश्वास नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरागत नेतृत्व है उसको वो डंप कर देना चाहते हैं, उसको वो बहा देना चाहते हैं साबरमती में, और बाहर से जो भी आयातित लोग होते हैं, जैसे आसाम में उन्होंने शर्मा जी को लेके आए, महाराष्ट्र में शिंदे को लेके आए, तो ऐसी स्थिति में वो उन लोगों को भी लेने में उनको कोई कतई ऐतराज नहीं हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आए हैं, अपना नेतृत्व को वो खत्म करना चाहते हैं। टाइगर, अब हम सीधे जिस सवाल से हम बचना चाह रहे हैं उसी पे आ जाते हैं, और समय भी हो रहा है। आज अगर चुनाव हो जाए, आज अगर महाराष्ट्र में चुनाव हो जाए लोकसभा का, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, या विधानसभा का चुनाव हो जाए जैसा कि अनुराग जी ने कहा, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी स्वीप करेगी या उद्धव ठाकरे बिना सिंबल के स्वीप कर सकते हैं? आखिर होगा क्या? व्हाट आर द पीपल थिंकिंग ऑन द ग्राउंड? लोग जमीन पे क्या सोच रहे हैं महाराष्ट्र के? ये जो चुनाव होंगे, वो जो चाहे अब हो, मई में, जैसा अनुराग जी कहते, हो सकता है मई में भी हो जाए, और उसके बाद यदि सही समय पे हो गए, ये महाविकास आघाड़ी वर्सेस बीजेपी का चुनाव है। एकनाथ शिंदे के 41 लोगों को कहाँ एडजस्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, कोई पता नहीं। यदि ये वो चुनाव हो गया
तो मेरे आकलन से लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी सिंगल डिजिट पे आती है, और विधानसभा चुनाव होते तो बीजेपी 50 पे सिमट जाएगी, 50 सीटों पे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा उनको। जी, कारण? कारण यह है कि बीजेपी के अपने लोग ही बीजेपी से नाराज हैं। जिले वाइज मैं बता सकता हूं कि कैसे किस किस जिले में कितने कितने जो जिन लोगों ने अपनी जिंदगी दी बीजेपी को, वो हैसियत पे पड़े हुए हैं, बाहर के आए हुए लोग वहां पे नंगा नाच कर रहे हैं। भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार है, हर मंत्री अपने दबा के खा रहा है। भ्रष्टाचार के रेट है जो आप सोच भी नहीं सकते से बढ़ गए। सरकार कौन चला रहा है इसके बारे में अभी भी भ्रम बना हुआ है। जब वाकई ऐसे में एम्पैथी और सिंपैथी जो है उद्धव ठाकरे के साथ है। सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ है, सिंपैथी महाविकास आघाड़ी के साथ है, और शरद पवार लगातार इन महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दलों को साथ में साथ के बैठे हुए, वहां टूट नजर नहीं आ रही है। इसको आप समअप कैसे करेंगे? क्या ये समझ मोदी ये और अमित शाह जो बोखलाहट है में वो बोखला चाणक्य बुद्धि नहीं है दिखी बिल्कुल अमित शाह की? बोखलाहट में नहीं, देखिए जब आदमी हो जाता, जब आदमी बौखलाने लगता है, बौखलाहट जब हो जाती है शुरुआत, तो बड़े बड़े चाणक्य धरातल पे आते हुए नजर दिखते हैं। अच्छा तैराक वहीं डूबता है दीपक जी जहां पानी कम होता है, क्योंकि एक ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, उन्हें लगा कि हम ये छीन लेंगे तो हो जाएगा, कल आप प्रॉपर्टी छीन लेंगे तो हो जाएगा, हम इनको जेल में डालेंगे तो छीन हो जाएगा। नहीं हुआ। लालू यादव को सालों जेल में दबा के रखा, उसके बाद भी तेजस्वी ने जो खेल कर दिया, वो बीजेपी आपको तेजस्वी को क्या रोक लग रहा नहीं है पाई। कि महाराष्ट्र गले की हड्डी होने जा रही है मोदी जी के लिए? हो गई है, हो गई है, और जितना जितना वो हड्डी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, उतनी उतनी वो और फंसती जा रही है। इसमें कोई दो मत नहीं। अब क्या उद्धव ठाकरे अब एक ताकतवर नेता की तरह उभर रहे हैं आज की तारीख में महाराष्ट्र में? वो किंग मेकर होंगे लोकसभा चुनाव में? थैंक्स टू बीजेपी, बीजेपी को धन्यवाद देना चाहिए ठाकरे परिवार को, कि जिस उद्धव ठाकरे को लोग बिल्कुल ही सौम्य समझते थे, उसका उग्र रूप जनता के सामने आया। ये सब बीजेपी की कराई हुई है। आदित्य ठाकरे जिसको लोग बच्चा समझते थे, वो तूफान जी। तूफानी दौरे कर रहा है महाराष्ट्र में, भीड़ इकट्ठा कर रहा है, चैलेंज दे रहा है। और उस फडणवीस? लड़के को नेता बनाने का काम बीजेपी ने किया। फडणवीस जिनको वंडर बॉय फडणवीस कहते थे। फडणवीस सुबह से शाम तक अमित शाह और मोदी जी की कसीदे पढ़ रहे हैं। जिस महाराष्ट्र ने कोऑपरेटिव क्या होता है ये दुनिया को समझाया, सहकार कोऑपरेटिव मूवमेंट ये महाराष्ट्र की देन है। उस महाराष्ट्र में अमित शाह का स्वागत सहकार सम्राट और सहकार को नई परिभाषित करने के हिसाब से आज स्वागत हुआ है। बड़े बड़े विज्ञापन छपे हैं, उप मुख्यमंत्री के अकेले के विज्ञापन है, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं, स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र के सहकार, महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव में लोग सीखने आते हैं साहब, ज्ञान देने नहीं आते। कुल मिलाकर इसको हम क्या कहें, ये जो किसी के घर को छीनना, किसी के सिंबल को छीनना, किसी के घर में झगड़ा लड़वा देना, महाराष्ट्र की जनता ये पसंद नहीं करती। कई बार ये साबित हो चुका है, आने वाले विधानसभा और लोकसभा में भी साबित हो जाएगा। जी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव तो करवा के दिखाए, वो साबित हो जाएगा। एक बाई इलेक्शन में अनाउंस करने के बाद भी आदमी विड्रॉ करना पड़ा। वो शिवसेना की सीट थी तो शिंदे लड़ते हैं, शिवसेना का एमएलए की सीट शिवसेना के खाते की थी। आज ओरिजिनल शिवसेना शिंदे की करते तो उनको उम्मीदवार देते। क्यों क्या आपको बीजेपी लगता है उम्मीदवार कि अमित शाह जिनको चाणक्य कहा जाता था, लोग कहते हैं कि साहब 100 साल में इस तरह का नेता बीजेपी को मिला है, आपको लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं और हकीकत में उनकी हर चाल उल्टी पड़ेगी? किसी भी राजनीतिक दल में या मीडिया में भाटों की कमी नहीं है। हमारे यहाँ भी गोदी मीडिया भी सुबह से शाम तक चाणक्य 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 करते रहते हैं। वो पन्ना प्रमुख को चाणक्य छत्तीसगढ़ में कहाँ गए थे, वो पन्ना प्रमुख को चाणक्य हिमाचल में कहाँ गए थे, दिल्ली में कहाँ गए थे, वो चाणक्य कर्नाटक में कहाँ गए थे, वो चाणक्य गोवा में कहाँ गए थे। क्यों आपको उधार के लोगों पे काम करना पड़ रहा है? यदि आप इतने बड़े चाणक्य हो तो लोगों को तोड़ फोड़ करके अपनी सरकार क्यों बनानी पड़ रही है? वो चाणक्य है तो फिर राजस्थान की सरकार क्यों नहीं गिरा पाए? जी।
बहरहाल टाइगर, आज आप आए, आपने रोशनी डाली, और मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है आने वाले समय में, और खासकर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा, हो सकता है कि, मुझे तो ऐसा लगता है कि इट्स अ गेम बिटवीन ठाकरे, उद्धव ठाकरे एंड मोदी। तो अब देखते हैं, फैसला तो जनता ही करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए जी।